हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे। चलिए, मुझे पता है आप शायद 2 दिन हो गए क्लास को ना। अरे एक संडे था भाई, आपको ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी दिन हो गए ना। कोई बात नहीं, थोड़ा अभी क्या है, व्यस्तता ज़्यादा चल रही है। व्यस्तता सीधे से शब्दों में कहूँ कि भाई 11वीं क्लास जो स्टार्ट की है ना, अभी संपर्क मान लो या कुछ भी मान लो, या आपने कोई भी इम्पोर्टेंट काम मान लीजिए, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करना आप भी सीखो यार, है ना। करना पड़ता है कई बार। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और चैप्टर 5 हमें पूरी तरीक़ा से याद भी होने चाहिए। कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है यहीं पर कंप्लीट हो गए, आपको वो लर्न भी होने चाहिए। हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक आप पर आना भी चाहिए, ठीक है। तो आज जैसा कि आपको पता ही है, शुरू की भांति, जैसा कि जब भी हम कोई चैप्टर करते हैं तो हमेशा उसका वन शॉट रिवाइज हम ज़रूर देखते हैं, ताकि कोई और भी जो समस्या है वो आपके सामने हो जाए, ठीक है। चलिए, डाउट क्लियर मतलब। तो ये चैप्टर नंबर 5 में मैं आज आपको केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात करूँगा। आप केवल इनको ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। मुझे पता है कई बच्चे वेट कर रहे हैं, सर आपने PDF नहीं भेजी, सर आपने PDF नहीं भेजी। तो भाई 100% कल आपको श्योर, ठीक है, 100% श्योर आपको PDF में सेंड कर दूंगा, है ना। और अर्ली इन द मॉर्निंग कर दूंगा, बिल्कुल, ठीक है। ताकि आप 1-2 पेज तो आराम से उतार लेना ना। आधे ही भेजूँगा, आधे बाद में भेजूँगा चैप्टर नंबर 7 के। तो बात करते हैं भाई, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो वहाँ जो कुछ डेफिनेशन वगैरह है वो तो हम खुद पढ़ लेंगे ना। सबसे पहले बात आती है कि आखिर मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। ये सबसे पहला हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। उसके कुछ कारण थे, जैसे इसको हम आसानी से गमले में उगा सकते हैं, है ना, गमले में उगा सकते हैं। ये ओवेलिंग ही हो सकता है, ये ओवेलिंग ही होता है, तो शुद्ध वंशक्रम इससे चल सकता है ना भाई। और इसमें पर परागण भी आसानी से संभव है, और इसमें कई सारे विपरीत लक्षण भी पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे रीजन थे जिस वजह से मेंडल ने मटर के पादप का क्या किया, सिलेक्शन किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि मेंडल ने आखिर मटर के पादप का सिलेक्शन ही क्यों किया। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो मेंडल हैं उन्होंने कितने जोड़ी विपरीत लक्षण लिए। तो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए। जैसे आप उसकी टेबल को स्टडी करना, टेबल वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये भी आपको देखना है। तो उसमें कोई समझाने वाली तो ऐसी बात है नहीं भाई, है ना। मेंडल की सफलता के कारण है, उसमें भी कोई ऐसा समझाने वाला बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि समझाने के लिए है क्या आखिर। तो मैं आपको बता दूं, एक हमारा टॉपिक है जिसे हम बोलेंगे एक संकर संकरण। जो मोस्ट टॉपिक है उन पे मैं आज यहाँ ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो एक संकर संकरण, जैसा कि हेडिंग से पता चल रहा है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पादपों के मध्य, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो हम उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है ना। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण लेंगे, है ना। एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले 2 पौधों के मध्य यदि हम क्रॉस कराएंगे तो ऐसे क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। इसकी बात आती है फिर एग्जाम्पल की, इसके उदाहरण की। तो उदाहरण में मैं आपको बता दूं कि यदि हम समयुग्मजी लंबे व समयुग्मजी बौने, एक तो समयुग्मजी लंबे और एक समयुग्मजी बौने पौधों के मध्य यदि आपस में क्रॉस कराएं, पौधों के, मेंडल ने क्या लिया, केवल लंबाई वाला लक्षण लिया। तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण कैसे होगा, एक पौधा ऐसा जो लंबा था और एक पौधा ऐसा जो बौना था। तो केवल एक कैरेक्टर पर उन्होंने अध्ययन किया था, एक जोड़ी लक्षण पर। तो जब समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने पौधे के बीच क्रॉस कराते हैं ना, तो F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में सभी कौन उत्पन्न होते हैं भाई, सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं।
है ना, या आप कह सकते हैं विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं जो प्रभावी करैक्टर होता है। लिखना तो आपको यह है कि F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं ना, और जब इनका हम स्वपरागण कराएं, देखो ये जो F1 पीढ़ी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यदि हम इसका स्वपरागण करा दें, क्या करा दें, स्वपरागण, तो हमें दोनों ही प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं, लंबे और बौने, जिनका फिनोटाइप आता है 3:1 और जीनोटाइप आता है 1:2:1। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक बार नोट्स आप अपने सामने जरूर रखना भाई, नोट्स अपने सामने जरूर रखिए, नोट्सों से मिलान करते जाना जो मैं थ्योरी बोलता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो देखो डेफिनेशन कितनी सिंपल है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं हम, तो हमसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और एग्जाम्पल आपको लिखना है कि समयुग्मजी लंबे व समयुग्मजी बौने पौधों के बीच हम क्रॉस कराते हैं, तो पहली पीढ़ी में सभी विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, और जब इनमें स्वपरागण होता है तो उनका लक्षण प्ररूप 3:1 और जीन प्ररूप 1:2:1 आता है। बात करते हैं इसके आरेख की, तो ये कैपिटल टी समयुग्मजी लंबे हो गए, ये स्मॉल टी समयुग्मजी बौने हो गए। अब वही सिस्टम है इसका, तो एक प्रकार का युग्मक बनेगा, सब की सब युग्मक कैसे होंगे, कैपिटल टी वाले, और इसके सब की सब युग्मक कैसे होंगे, स्मॉल टी वाले। ठीक है, तो जब इधर से जब ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, तो यहाँ पर जो बनता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम बोलते हैं भाई F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी बोला जाता है। तो इस F1 पीढ़ी में जो कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप आया है, ये कैसे पौधे का है भाई, ये विषम युग्मजी लंबे पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं, विषम युग्मजी लंबे। अब ये जो F1 पीढ़ी है, यदि मैं इसका करा दूं स्वपरागण, क्या करा दूं, स्वपरागण, तो यहाँ पर सबसे पहले तो दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक इसका हम चेकर बोर्ड बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये चेकर बोर्ड है, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये तो आप जानते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो अब ये कौन सी पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी है भाई। ये जो पहली पीढ़ी थी ना कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसमें हम स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी इस प्रकार प्राप्त होती है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका आप फिनोटाइप निकालो। फिनोटाइप मतलब होता है लक्षण प्ररूप, यानी कि जब हम किसी को बाहर से ही देख के पता लगाएं कि ये कैसा है, तो हम उसे फिनोटाइप कहते हैं। तो बाहर से देखने पे ऐसा लगेगा जैसे ये तीनों पौधे तो हैं लंबे, तीन पौधे तो कैसे हो गए, लंबे, और केवल एक पौधा कैसा हो गया, बौना। तो फिनोटाइप आया 3:1। और यदि मैं इसके जीनोटाइप की बात करूं तो आप बोलेंगे देखो कैपिटल टी केवल एक जीनोटाइप है, 1:2, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2:1, तो 1:2:1। ये किसका आया, मतलब ये क्या है, ये जीनोटाइप है और ये फिनोटाइप है। ठीक है भाई, जीनोटाइप को आज Z से लिख दो चाहे GE से लिख दो, दोनों ही सेम है, मतलब दोनों ही सही हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही नाम आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग लेखक इसको अलग अलग तरीके से पेश कर देता है केवल। तो 3:1 लंबाई, लंबे और बौने। अब इसकी मैं बात करूं जीनोटाइप की, तो ऐसे रहेगा, देखो ये कैपिटल टी तो है समयुग्मजी लंबा, कैसा है ये, समयुग्मजी लंबा। और ये जो दो हैं, ये हैं विषम युग्मजी लंबे, दो पौधे विषम युग्मजी लंबे और एक पौधा फिर समयुग्मजी बौना। तो इस प्रकार इनका जीनोटाइप आता है भाई। आई बात समझ में नहीं आई? तो ये पता चल गया आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है ना। ये सारा कुछ आपको याद करना है भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डीपली ध्यान से बता रहा हूँ भाई। तो एक तो आपको एक संकर संकरण पर विशेष ध्यान देना है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी प्रकार द्विसंकर संकरण की।
द्विसंकर संकरण। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस होता है तो हम उसे कहते हैं एक संकर संकरण। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, आप यूँ मत समझना मैं द्विसंकरण की परिभाषा बता रहा था, मुझे पता है। देखो, यदि आप एक जोड़ी विपरीत लक्षण लेंगे और उनके मध्य क्रॉस कराएंगे तो आप उसे बोलेंगे एक संकरण। और यदि आप दो जोड़ी विपरीत लक्षण लेते हैं, यदि आप दो जोड़ी विपरीत लक्षण लेते हैं और फिर उनका क्रॉस कराते हैं आपस में, तब हम उसे बोलते हैं द्विसंकर संकरण। तो दोनों परिभाषा आप तुलनात्मक क्लियर है ना। यदि हम एक जोड़ी विपरीत लक्षण लें तो एक संकर संकरण, और यदि हम दो जोड़ी विपरीत लक्षण लें तो द्विसंकर संकरण। क्लियर। एग्जाम्पल की बात आ जाती है इसके, एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में मैं बताऊं कि हमने क्या किया, हमने लिए समयुग्मजी पीले गोल। क्या लिए, चलो मैं डायरेक्ट आरेख बना के बता देता हूं, ऐसे तो इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, हमने लिए समयुग्मजी पीले गोल। अच्छा, पीले को आप बोलते हैं येलो और गोल को आप बोलते हैं राउंड, है ना। तो पीले का जीनोटाइप क्या हो जाएगा भाई, पीले का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल वाई। ठीक है, और गोल का क्या होता है कैपिटल आर। तो ये समयुग्मजी पीले गोल बीज वाला एक प्लांट हुआ। वहीं मैं दूसरी तरफ बात करूं उसके विपरीत, तो पीले रंग के विपरीत होता है हरा रंग, जिसे हम स्मॉल वाई से शो करेंगे। और गोल आकृति का जो बीज है उसके विपरीत होता है झुर्रीदार बीज, जिसे हम स्मॉल आर से शो करेंगे। वहां तक दिख रहा है आपको, बहुत जगह है आज तो। ठीक है, तो एक तो हुआ समयुग्मजी पीला गोल और ये हुए समयुग्मजी हरे झुर्रीदार। इसके युग्मक की बात करूं तो इसमें युग्मक बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, और इसमें युग्मक बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है भाई, तो यहाँ से अब देखिए, इधर से कैपिटल वाई चल के आएगा तो उधर से स्मॉल वाई चल के आएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब नर और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं तो संगत जो गुणसूत्र होते हैं वो अपना जोड़ा दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पे तो अगुणित गुणसूत्र हैं, लेकिन अब ये संतान बन रही तो यहाँ पे दोबारा से जोड़े में आ जाएंगे ना, जो है ना द्विगुणित कंडीशन में। तो जैसे इधर से कैपिटल वाई वाला तो उधर से स्मॉल वाई वाला, इधर से चलेगा कैपिटल आर तो उधर से चलेगा स्मॉल आर। ठीक है, तो ये बनी इसकी F1 पीढ़ी। तो ये जितने भी पौधे थे वो कैसे थे भाई, विषम युग्मजी पीले गोल, है ना, ये F1 पीढ़ी। अब हम बात करते हैं इससे F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। तो F2 पीढ़ी प्राप्त जब हम करते हैं तो उसमें हम क्या कराते हैं भाई, स्वयं परागण कराते हैं। क्या कराते हैं, स्वयं परागण, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो जब हम इसमें स्वयं परागण कराते हैं F1 पीढ़ी में, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, आपको युग्मक बनाने का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, है ना, 2n 2 की पावर n। यदि आपके पास एक जोड़ी विपरीत लक्षण है तो उसमें युग्मक बनेंगे केवल दो प्रकार के। यदि आपके पास दो जोड़ी विपरीत लक्षण है तो आपके युग्मक बनेंगे चार प्रकार के। यदि आपके पास तीन विपरीत लक्षण है तो आपके युग्मक बनेंगे 8 प्रकार के। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूला के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर दो जोड़ी विपरीत लक्षण है तो इस हिसाब से यहाँ कितने युग्मक बनने चाहिए, 4। तो कैसे बनेंगे वो मैं आपको एक देसी तरीका बना लेता हूँ। ये दोनों जो y हैं इनका क्रॉस क्रम से आपको दोनों r के साथ कराना है। अब यहाँ पर हम बना के देख लेते हैं। पहले कैपिटल Y का कराओ दोनों R के साथ, तो एक कैपिटल Y कैपिटल R। अब कैपिटल Y का दूसरे के साथ कराओ तो कैपिटल Y स्मॉल r। तो देखो कैपिटल Y का दोनों R के साथ क्रॉस हो गया, दो युग्मक बन गए। अब आइए स्मॉल y पे, तो स्मॉल y का कैपिटल R के साथ होगा कि नहीं होगा, बोलो। स्मॉल y का कैपिटल R के साथ और फिर स्मॉल y का स्मॉल r के साथ, ये बन गए 4 युग्मक। ऐसे ही 4 युग्मक आपको इधर बना लेने हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई भाई।
ये तो बहुत सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ। इतना सिंपल भी होता है क्या कोई टॉपिक? होते हैं भाई, होते हैं, बायोलॉजी में होते हैं। नहीं होते क्या बायोलॉजी में सिंपल टॉपिक? अरे किसी को लगता है कि टिपिकल टॉपिक है, कितना सिंपल तो है। कराइए क्रॉस फटाफट और बनाइए इसकी टेबल, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एक बना के बता दूं, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, बन गया। बस आपको इसी प्रकार बनाते हुए चलना है। टाइम कम है भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा। मेरा मतलब है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। अब आप सोच रहे कि सर आप यहीं पे बना के बता दो, यार पहले बना दिए, आप उस वीडियो को देख लेना जिस बच्चे पे नहीं आती है, या कोई बच्चा जो अभी नया देख रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ भाई। ये वन शॉट रिवाइज है, मतलब 1 घंटे में पूरे चैप्टर का रिवाइज, उसका मतलब वन शॉट रिवाइज होता है, ठीक है, एक शॉट में ही। चलिए, तो क्या आपको एक संकट संकरण और द्विसंकट संकरण क्लियर है? बहुत सिंपल सी टॉपिक है ना, एक संकट संकरण और द्विसंकट संकरण, है ना। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, है ना, फटाफट से इसकी अरे अब क्या स्क्रीनशॉट लेना है इनका, अब तो गया टाइम स्क्रीनशॉट का। तो इसकी प्रैक्टिस तो आपकी खूब है ना, द्विसंकट संकरण की बना लेंगे ना इसको। चलिए, तो ये तो हमारे हुए एक संकट संकरण और द्विसंकट संकरण। श्री राम। चलिए, तो एक संकट संकरण और द्विसंकट संकरण आपके में क्लियर समझो, दोनों है ना, दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब हम बात करते हैं मेंडल की वंशागति के नियम। तो वंशागति के नियम में सबसे पहला नियम आता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। तो क्या है भाई प्रभाविता का नियम? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये प्रभाविता का नियम है वो एक संकट संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है। कौन? प्रभाविता का नियम। और क्या डेफिनेशन होती है, मतलब इसके कुछ विशिष्ट लक्षण माने गए थे। जैसे मेंडल ने कहा कि भाई जो भी लक्षण होता है उसका निर्धारण करते हैं कारक, हमको पता है ना, और जो कारक होते हैं वो जोड़े में होते हैं, ये भी हमको पता है। फिर उन्होंने कहा था कि यदि कारक के जोड़े जो होता है, कारक का जो जोड़ा होता है, यदि उसमें कोई 2 सदस्य असमान हो, 2 असमान सदस्य हो, तो उनमें से एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा देता है, अर्थात एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। अरे मैंने 2-3 पॉइंट बताए थे ना कि लक्षणों का निर्धारण कौन करता है भाई? लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? कारक करते हैं। कहा था मैंने, कारक किस में होते हैं? कारक जोड़े में होते हैं, है ना। कारक किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं कारक। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा था कि भाई 2 असमान सदस्य हों, 2 असमान सदस्य हो तो एक लक्षण दूसरे के गुण को दबा देता है, अर्थात एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। और फिर मैंने कहा था कि जो F1 पीढ़ी होती है, उस F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। जबकि F2 पीढ़ी में, मतलब F1 पीढ़ी में जो लक्षण शो होता है वो तो प्रभावी होता है, लेकिन अप्रभावी जरूर उपस्थित रहता है जो F2 पीढ़ी में जाके प्रकट होता है। तो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस था, बहुत छोटा सा लॉ ऑफ डोमिनेंस था। फिर हम देख लेंगे भाई विसंयोजन का नियम क्या है ना, लॉ ऑफ सिग्रेशन क्या है, विसंयोजन का नियम क्या है। तो ये भी एक संकट संकरण पर आधारित है भाई, विसंयोजन का नियम, है ना। ये बात भी आपको याद रखनी है कि प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम, ये दोनों ही नियम किस पर आधारित है? एक संकट संकरण पर आधारित है, ठीक है। क्या होता है विसंयोजन का नियम? विसंयोजन का मतलब होता है पृथक होना या अलग अलग होना। तो वो कहते हैं कि भाई होता क्या है कि F1 जो पीढ़ी होती है, F1 जो पीढ़ी होती है उसमें 2 युग्म विकल्पी होते हैं, कैपिटल T और स्मॉल t, अर्थात एक गुण लंबे वाला और एक गुण बोने वाला। तो F1 पीढ़ी में दोनों युग्म विकल्पी एक साथ रहते हुए भी मिक्स नहीं होते हैं, कारण कि जब ये अपने युग्मक बनाते हैं तो प्रत्येक युग्म विकल्पी सदस्य अलग अलग युग्मकों में चला जाता है, अर्थात प्रत्येक युग्मक कैसा होता है? शुद्ध होता है। अतः इसलिए हम इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं।
चूंकि यहाँ पर ये दोनों युग्म विकल्पी सेपरेट हो रहे हैं इसलिए हम इसको लॉ ऑफ सीग्रेशन कहते हैं, विसंयोजन का नियम कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, F1 पीढ़ी में दोनों एक साथ थे, ठीक ही नहीं बताओ। जब ये दोनों एक साथ थे तो जब इन्होंने अपने युग्मक बनाए तो प्रत्येक युग्म विकल्पी अलग अलग गया कि नहीं गया? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी अलग हुआ, है ना? तो ये बात होती है भाई। तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सीग्रेशन, लॉ ऑफ सीग्रेशन। चलिए ये बात क्लियर हो गई, विसंयोजन का नियम। अब हम लास्ट अपने नियम, तीसरा जो नियम है जो और इम्पोर्टेंट है वो है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। किसका नियम? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है इसमें आपको सबसे पहले क्या बात याद रखनी है कि यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ध्यान से सुनिए, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम ये तो एक संकर संकरण पर आधारित हैं, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी थ्योरी कुछ इस प्रकार थी कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य आप क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त होते हैं, लेकिन जब इनमें स्वयंपरागण कराया जाता है, देखो सुनिए, आपने दो जोड़ी विपरीत लक्षण लिए, मान लीजिए वही पीले गोल और हरे झुर्रीदार वाले, ठीक है, दो जोड़ी विपरीत लक्षण आपने ले लिए। अब आपने उसके बीच मध्य क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं आपको? प्रभावी लक्षण वाले। लेकिन जब उस प्रभावी लक्षण वाली फर्स्ट पीढ़ी में आप स्वयंपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में, मतलब जब हम स्वयंपरागण कराते हैं तो हर लक्षण की जो वंशागति है वो स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी को हम स्वतंत्र अव्यूहन का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि भाई F1 पीढ़ी में आप स्वयंपरागण कराओ तो आप देखेंगे कि कुछ नए प्रकार के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। इससे ये सिद्ध होता था कि हर लक्षण अपनी वंशागति कैसे कर सकता है? स्वतंत्र रूप से कर सकता है। वो था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। फिर हमने इसका एग्जाम्पल लिया कि भाई पीले गोल वाले जो भी हैं, कि पीले गोल हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे लिए, उसके मध्य क्रॉस कराया तो सभी विषम युग्मजी पीले प्राप्त हुए। तो बाद में जब कराया तो उनका लक्षण प्ररूप क्या मिला? 9331। क्या मिला था भाई? 9331 लक्षण प्ररूप मिला। तो व्याख्या करके मैंने क्या बताया था कि भाई आपके पास ये दो प्रकार के पौधे थे, केवल पीले गोल और हरे झुर्रीदार। पैतृक प्लांट तो आपके पास यही थे ना दो। पैतृक प्लांट का मतलब होता है जो जनक पौधे, तो आपके पास यही तो दो प्रकार के पौधे थे। लेकिन F2 पीढ़ी, देखो पहली पीढ़ी में पीले गोल आए थे तो पहली पीढ़ी तक तो कोई बात नहीं है, ये लक्षण दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ साथ साथ का मतलब सुनिए कि जो कैपिटल Y वाला जीन है जो पीले रंग के लिए जिम्मेदार है, ये कैपिटल R के साथ रहता है। ऐसा मान के चलिए आप, कैपिटल R गोल आकृति के लिए जिम्मेदार था, तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं भाई, कैपिटल Y और कैपिटल R, ठीक है। तो यदि ये दोनों साथ जाएंगे तो पीले गोल बीज बनेंगे, पीले गोल बीज वाले पौधे बनेंगे। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि इन दोनों प्लांटों के अलावा तो ये दो प्लांट तो ऐसे थे जो जनक प्लांट थे। कैसे थे? जनक प्लांट, ठीक है, जनक पौधे थे। अब इनके अलावा क्या देखने को मिला? सुनिए, इनके अलावा दो नए पौधे को देखने को मिले। जैसे एक पौधा ऐसा जिसके बीज का रंग तो था पीले और आकृति आ गई झुर्रीदार, तो पीले झुर्रीदार प्लांट उत्पन्न हो रहे देखो। और एक पौधा ऐसा जिसका रंग तो था हरा और आकृति आ गई गोल। अब जरा ध्यान से सुनिए भाई, जनक पौधे तो हमारे पास ये दो प्रकार के थे,
लेकिन जब F2PD में क्या देखा गया कि इन दो जनक प्लांटों के अलावा दो नए पौधे और देखने को मिले, एक तो पीले झुर्रीदार बीज वाले और एक हरे गोल बीज वाले। तो इस बात से क्या सिद्ध हो रहा है कि जो कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ था वो स्मॉल आर के साथ भी चला गया। देखो झुर्रीदार के लिए कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, स्मॉल आर रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ जो हरा रंग है स्मॉल वाई वो किसके साथ था, स्मॉल आर के साथ, लेकिन यहाँ पे ये गोल है तो ये गोल के लिए कैपिटल आर होता है। तो बताओ नए लक्षण बने कि नहीं बने। तो आप इसको स्वतंत्र अवयवन का लक्षण नहीं बोलेंगे कि जो जीन होते हैं वो अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जबकि जनकों में ये डिपेंड थे। जैसे कैपिटल वाई डिपेंड था कैपिटल आर पर, स्मॉल वाई डिपेंड था स्मॉल आर पर, लेकिन F2PD में क्या देखा गया, इस प्रकार के प्लांट देखने को मिले। तो ये भाई हमारे वंशागति के नियम है इम्पोर्टेंट। आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए हैं। एक तो एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और इन पर आधारित 3 नियम। क्लियर। अब एक और अगला टॉपिक जो फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो है इसके विचलन। अच्छा, विचलन में आपको जो इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ना है, जो मतलब याद होना ही चाहिए, याद तो सभी करने लेकिन ये तो याद होने ही चाहिए आपको। सबसे पहला है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो वो कहता है कि यदि हम एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराएं, तो देखो मेंडल के अकॉर्डिंग तो F1PD में कौन सा लक्षण आना चाहिए था, प्रभावी। लेकिन वो ये कहते हैं कि बाद के प्रयोगों में ये देखा गया कि जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी के अलावा कोई तीसरा ही गुण प्रकट होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। देख लेते हैं, एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा बोलिए, गुलाबास बोलिए, 4 o'clock, स्नैपड्रैगन, स्वान पुष्प ना। चलिए, तो उन्होंने में क्या देखा गया कि हमने एक समयुग्मजी लाल फूल वाला पौधा लिया, एक समयुग्मजी सफ़ेद फूल वाला पौधा लिया, 2 पौधे ले लिए हमने, एक तो लाल रंग वाला और एक सफ़ेद रंग वाला। अब इनके मध्य जब हमने क्रॉस कराया तो यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसे हम बोलेंगे F1PD। तो यहाँ F1PD में मेंडल के हिसाब से तो किस प्रकार के पौधे आने चाहिए थे, लाल रंग के पौधे, मतलब लाल रंग पुष्प वाले पौधे मेंडल के प्रभाव एक संकर संकरण या प्रभाविता के नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार के पुष्प देखे गए, गुलाबी गुलाबी रंग के पुष्प देखे गए। तो क्या बातें सिद्ध हो रही हैं यहाँ पे, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि यदि हम एक जोड़ी विपरीत लक्षण के मध्य क्रॉस कराएं तो कई प्रभावी व अप्रभावी के अलावा कोई तीसरा ही गुण प्रकट हो जाता है। तो बताइए क्या गुलाबी रंग तीसरा गुण नहीं है क्या। तो इस घटना को आप क्या बोलेंगे, अपूर्ण प्रभाविता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेंडल के हिसाब से तो कैपिटल आर प्रभावी है, लेकिन ये अपना प्रभाव शो नहीं कर पा रहा है F1PD में। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो लाल रंग बनाने वाला जीन है वो अपूर्ण रूप से प्रभावी है, इसलिए हम इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। आरेख तो आप बना ही पाएंगे, स्वयंपरागण। अब तो ये नॉर्मल सी घटना है आपके लिए, अब तो ये बहुत बच्चों वाली बातें हो गई आपके लिए, बहुत बच्चों वाली बात हो गई, चौक और गिर गया। चलिए दूसरा ले लेते हैं, बन गया आरेख। अरे समझदार है यार, जानते हैं आप। अब क्यों मैं, चलिए कुछ बच्चे तो कह रहे सर बना दो ना, कोई बात नहीं भाई, ये रहा चेकर बोर्ड, ठीक है, अब तो कंप्लीट है। तो अब यदि हम इसका जीनोटाइप फिनोटाइप देखें तो मैं आपको बता दूं इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है वो हमेशा ही समान 1:2:1 आता है। क्यों, यदि आप इनको देखेंगे ना तो भी आपको देखो, एक लाल रंग, 2 गुलाबी रंग, 1 सफ़ेद रंग, 1:2:1 हो गया। जीनोटाइप देखो, 1 समयुग्मजी लाल, 2 विषमयुग्मजी गुलाबी और 1 सफ़ेद, फिर भी 1:2:1।
क्या दिक्कत वाली बात है। तो कहने का मतलब है कि इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस होती है उसमें F2PD में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर इक्वल, समान होता है, बराबर होता है, 1:2:1 होता है। तो अपूर्ण प्रभाविता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कोडोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता। ये विचलन चल रहे हैं भाई, पहला विचलन हो गया क्या, अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट हम बात करते हैं सह प्रभाविता के बारे में। सह प्रभाविता को बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं भाई, कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई लक्षण प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही पहली पीढ़ी में एक साथ या साथ साथ अपना प्रभाव प्रकट करें या अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करें F1 पीढ़ी में, दोनों ही प्रभावी और अप्रभावी, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम उस कंडीशन को सह प्रभाविता बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जो मोस्ट वन एग्जाम्पल है वो आपको मानव में रुधिरबर्ग याद करना है। मानव में रुधिरबर्ग ये सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है, NCERT के अकॉर्डिंग नहीं है, ऑथेंटिक यही, लेकिन जो RBSE सिलेबस है उसमें हम सह प्रभाविता को कुछ अलग ही पढ़ते थे, और मानव रुधिरबर्ग में पढ़ते थे हम मल्टीपल एलील, बहुयुग्म विकल्पी एलील ऐसे। और सह प्रभाविता में जो मैंने आपको पहले बताया था ना गाय के रंग वाला, तो वो पढ़ते थे हम पहले। तो मानव का रुधिरबर्ग सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है नीट के NCERT के अकॉर्डिंग, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सब इसी पर आधारित होंगे भाई, ठीक है। तो वहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि रक्त समूह को बनाने वाले 3 जीन होते हैं या 3 युग्म विकल्पी होते हैं, I0, IA और IV। यदि IA जाता है तो ब्लड ग्रुप A होता है, IB होता है तो ब्लड ग्रुप B होता है, और I0 होता है तो उसका ब्लड ग्रुप कोई नहीं होता, जैसे हम O मान लेते हैं या 0 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सह प्रभाविता की जो घटना है ना वो I और IB होना तब शो होती है कि मादा से आए IA और नर से आए IB, तो दोनों मिलेंगे तो इसका IA IB होगा ना संतान का। तो देखो ध्यान से सुनिए, यदि मैं इसको प्रभाविता का नियम मानूं तो A जीनोटाइप मतलब A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होना चाहिए था। मान लीजिए ये प्रभावी है, ऐसे मान के चलिए। यदि मैं इसको अपूर्ण प्रभाविता मानूं तो यहाँ पे O ब्लड ग्रुप होना चाहिए था, क्योंकि तो तीसरा ही आता। लेकिन इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो A भी आया। क्यों? क्योंकि प्रभावी और अप्रभावी दोनों ने अपने पहली पीढ़ी में मतलब अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से की है या साथ साथ की है। कहने का मतलब है जब कोई प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही जीन साथ साथ अपनी वंशागति करें पहली पीढ़ी में, मतलब प्रकट हों, अपने लक्षणों को प्रकट करें, हम उसे सह प्रभाविता कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। इसकी टेबल भी आपको बनानी है भाई, है ना। देखो इसकी टेबल को फटाफट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये हुआ सह प्रभाविता। इसके बाद हम बात करते हैं भाई बहु प्रभाविता की। थोड़ा टाइम देखना पड़ता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है कई बार, है ना। तो अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, इन दोनों को वेरी वेरी मोस्ट आपने पहले ही कर रखा होगा, और नहीं कर रखा है तो कर लेना। बहु प्रभाविता, बहु प्रभाविता का मतलब होता है कि भाई जब कोई जीन, वैसे साधारणतः एक जीन केवल एक ही लक्षण को निर्धारित करता है, लेकिन कई बार एक जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित कर जाते हैं, ऐसी घटना को हम बहु प्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपने देखी है कि ड्रोसोफिला में जो आँखों का रंग बनाएगा वो उसकी पंखों की आकृति का भी निर्धारण करता है। तो ये बहु प्रभाविता थी, बहुत सिंपल था। फिर हमने बात की है भाई बहुजीनी वंशागति की। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, आप चाहे नोट कर लेना कि बहु प्रभाविता वाला जो टॉपिक है ना, उसमें जो एक एग्जाम्पल है उसमें आप लिख लेना फिनाइल कीटोनूरिया। नोट कीजिए इसको फटाफट, फिनाइल कीटोन्यूरिया। बहु प्रभाविता का जो एक डिजीज है, मतलब बहु प्रभाविता संबंधी जो एक डिजीज है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया है। तो आप इसका एग्जाम्पल और लिख लेना बहु प्रभाविता में नीचे भाई, ठीक है।
करेक्शन जो मैं बोलूँ ना वो करेक्शन आप कर लिया करें भाई, है ना। कई बार कोई चीज़ें रह जाती है मेरे दिमाग में नहीं आती, बाद में आ जाती है, या मैं सोचता हूँ कि मैं इसको नोट करूँगा लेकिन मैं नोट करते समय भूल जाता हूँ, ऐसा कई बार हो जाता है भाई। तो बहुजीनी वंशागति क्या होती है, देखो यहाँ ध्यान सुनो, यहाँ लक्षण तो अधिक हैं लेकिन जीन एक है। कहने का मतलब एक जीन दो लक्षणों को निर्धारित कर रहा है, तो इसे तो बोल देंगे बहुप्रभावता। अब यदि मैं यूं बोलूं कि दो लक्षणों को, अरे सॉरी, हाँ सही है, दो लक्षणों को एक ही जीन, नहीं नहीं यार ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा। बहुजीनी वंशागति का मतलब है लक्षण तो है एक, लक्षण तो है एक और इसको बहुत सारे जीन कंट्रोल कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, दोनों में अंतर सुनो। बहुप्रभाविता का मतलब होता है कि जीन तो है एक, जीन एक है और कितने लक्षणों को निर्धारित कर रहा है, 2 या 3 को, जीन एक है। बहुजीनी में क्या हुआ, जीन तो हैं ज़्यादा और लक्षण है केवल एक, अंतर है दोनों में, ठीक है। तो यही इसका कंसेप्ट है कि जब एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है लेकिन कई बार एक जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित कर दे, तो हम ऐसी कंडीशन को बहुप्रभाविता कहते हैं। जबकि एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक से अधिक जीन हो, है ना, किसी लक्षण को निर्धारित करने के लिए जब एक से अधिक जीन हो तो हम उसे बोलते हैं बहुजीनी वंशागति। जैसे इसका मोस्ट वन एग्जाम्पल, आपने त्वचा का रंग पढ़ा है, त्वचा का रंग गेहूं का रंग, ठीक है भाई। तो त्वचा के रंग की वो टेबल सी जो मैंने आपको भेजी थी, तो ये हुए हमारे विचलन। अब इसमें एक संलग्नता और है। अब संलग्नता तो यार अभी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा है और थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है ना, समझ पा रहे। तो संलग्नता भी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा है और जो उसका आरेख वगैरह वो आपको सभी को पता ही है। परिभाषा है ही कि जब दो जीन एक गुणसूत्र पर निकट स्थित हों तो हम उसे संलग्न जीन बोलते हैं, और जब ये जीन साथ साथ वंशागत हों तो हम इस घटना को संलग्नता कहते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पर, है ना, वो अभी आपने हाल फिलहाल में पढ़ा है। चलिए, इसके बाद वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, उसमें आप मोस्टली याद कीजिए कि दिया किसने था, तो सट्टन और बॉबिरी ने दिया था, और टी.एच. मॉर्गन प्रायोगिक वंशागति क्रोमोसोम सिद्धांत के जनक होते हैं, या उन्होंने दिया था, मतलब एक्सपेरिमेंट किए थे टी.एच. मॉर्गन ने। फिर उन्होंने बताया टी.एच. मॉर्गन ने कि आखिर ड्रोसोफिला पर ही अपने प्रयोग क्यों किए, तो उन्होंने बताया था कि भाई इसमें लिंग विभेदन स्पष्ट होता है, एक बार में बहुत ज़्यादा अंडे ये दे सकती है ना, आसानी से संवर्धित कर सकते हैं, इनमें विपरीत लक्षण भी होते हैं, ऐसे कई कारण थे उसमें, है ना। और फिर उसमें कारक और गुणसूत्र जो हैं उनमें समानता दी हुई हैं। उसके बाद हमने कल परसों ही अपना उत्परिवर्तन पढ़ा है। तो उत्परिवर्तन जो हमारा लास्ट टॉपिक था, म्यूटेशन, वो आपका बिल्कुल क्लियर है ना। फिर उसमें देखा अपनी कुछ बीमारियां, आनुवांशिक विकार, है ना। आनुवांशिक विकार में मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूं अपनी वर्णांधता की तरफ। वर्णांधता की तरफ आज एक गाना सुना है, आजा ले चले तुम्हें, कौन सा यार, मुझ पे तो आते और कम है गाने वाने, है ना। क्या हो गया, अरे ये इड़ज गई छोरा, ठीक है। तो तारों के शहर में ऐसा कुछ गाना था, वो याद है आपको, मुझे पता है, गुनगुना रहे हैं ना। तो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, तो मैं आनुवांशिक जो विकार हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट विकार है उनके बारे में आपको यहाँ बता रहा हूँ। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, वर्णांधता क्या होती है, तो सुनिए, बहुत सिंपल है कि ऐसे व्यक्ति जो लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्ति जो लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते, उन्हें हम वर्णांध रोगी कहते हैं और इस घटना को वर्णांधता कहते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्णांधता होती है उस पर शंकु कोशिका बनाने वाले जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट होते हैं ना। तो मादा तो होती है इसकी वाहक और नर होता है रोग से ग्रसित, या मैं कह सकता हूँ कि वर्णांधता के जो लक्षण है वो नर में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मादा होती है वो इसकी कैरियर होती है। फिर इसकी वंशागति हमने देखी थी, वंशागति बहुत नॉर्मल थी। कैसे, यदि एक
यदि एक सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध रोगी से हो तो इसकी जितनी भी पुत्र पुत्रियां होंगी वो सब कैसे होंगी, सामान्य। तो इस प्रकार की पुत्र पुत्रियां होती थी इसकी। लेकिन वो कहता है कि इस वर्णांध पिता की पुत्री का विवाह, अब ये रही पुत्री, इस पुत्री का विवाह यदि आप जनरल एक नॉर्मल पुरुष से कर देंगे ना, नॉर्मल पुरुष से, तो उसकी संतान में या उसके पुत्रों में रोग के लक्षण शो होते हैं। आप देख पा रहे हैं, एक सामान्य महिला थी, एक रोगी पुरुष था, इन दोनों की शादी हुई, इसकी पुत्र पुत्रियां बनी, इस प्रकार की बनेंगी, तो सब की सब ये सामान्य है। लेकिन वो कहता है कि आप इस पुत्री का विवाह, जो इस पिता की पुत्री है, उसका विवाह एक नॉर्मल पुरुष से कराइए, एक नॉर्मल पुरुष से कराइए जिसमें जो वर्णांध रोगी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये XC वाला क्रोमोजोम, जिस पे शंकु कोश का बनाने वाले जीन नहीं है, जब ये Y से मेल करेगा ना तो XCY बनेगा, तो इसमें रोग के लक्षण प्रकट होंगे। ये इसकी वंशागति थी। और फिर मैंने मादा के बारे में कहा था कि मादा हमेशा वाहक होती है, लेकिन यदि मादा रोगी कब बनती है, मादा रोगी जब बनती है जब माँ तो हो उसकी वाहक और पिता होता है रोगी। तो ऐसी कंडीशन में कोई मादा में ये लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे, XC। देखो ये तो है कौन, मादा तो है कैसी भाई, नॉर्मल मतलब वाहक, और पिता कैसा है, रोगी। तो XC कंडीशन आ रही ना, तो इसे हम मादा रोगी बोलेंगे। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, ये बात है भाई। चलिए, तो ये कलर ब्लाइंडनेस आपको समझ में आ गया, वर्णांधता आपको बात समझ में आ गई है ना। अब कुछ बच्चों का सर सिकल सेल एनीमिया है ना। देखो हीमोफीलिया वगैरह तो नॉर्मल है ना, वो तो आप देख लेंगे। चलिए, सिकल सेल एनीमिया के बारे में मैं आपको एक बार जरा थोड़ा सा ध्यान से बता देता हूँ। सुनिए भाई, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। सिकल सेल एनीमिया जो होता है, सिकल सेल जो एनीमिया होता है वो अलिंगी गुणसूत्र अप्रभावी डिजीज है। मतलब देखो, ये वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, ये तो लिंग गुणसूत्र संबंधी डिजीज है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया है वो अलिंग गुणसूत्र संबंधी डिजीज है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि कोई नाइट्रोजन क्षार के चेंजमेंट हो जाने से, उसके प्रोटीन का बनने का जो क्रम है वो बदल जाता है केवल। अब जरा एक बार सुनना, कंसेप्ट सुनना इसका क्या होता है। देखो, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, पहले तो आप ये समझो कि आखिर सिकल सेल एनीमिया होती क्या है। कि आपके पास एक नॉर्मल आरबीसी है, ये नॉर्मल आरबीसी है, इसके पास हीमोग्लोबिन है। यदि यह आरबीसी कोई कारण से इस प्रकार की हो जाए, ऐसे दरांती जैसी आकृति की, तो हम इसी डिजीज को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। एक तो ये बात हुई। अब ये होती कैसे, सुनिए। सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है वो मोस्टली म्यूटेशन के कारण होती है, उत्परिवर्तन के कारण होती है। कौन सी घटना के कारण होती है भाई? उत्परिवर्तन घटना के कारण होती है। अब देखते हैं कि ये उत्परिवर्तन हुआ कैसे। अब उत्परिवर्तन में तो हमने पढ़ा था, एक बिंदु उत्परिवर्तन पढ़ा था, संक्रमण अनुपतन, ये प्रतिस्थापन, ये पढ़े थे। तो सुनिए, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूँ, समझो आप मेरी बात को, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, स्वस्थ हूँ, तो मेरा जो डीएनए है, डीएनए, मान लीजिए मेरे डीएनए का यह एक क्रम है, CTC, तो C से G, ये ऐसे जुड़े रहते हैं भाई। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। तो ये मेरे डीएनए का एक क्रम था। मैं चैप्टर नंबर 6 में से उसका पूरा कंसेप्ट है, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये नाइट्रोजन क्षार हैं, और नाइट्रोजन क्षार से मिलकर ही हमारा डीएनए बना हुआ होता है। फुल डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, फुल डिटेल में। ठीक है, अब यदि 3 नाइट्रोजन क्षार का कोई ग्रुप हो और वो हो एमआरएनए में, किसमें? एमआरएनए में। अच्छा, एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, आपके पास सबसे पहले केवल एक डीएनए होता है, और यह डीएनए एक प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम अनुलेखन कहते हैं,
उसके माध्यम से एक mRNA बनाता है। क्या बनाता है? mRNA। अब ये कैसे बनाता है, एक लंबी प्रक्रिया है, चैप्टर नंबर 6 में जानेंगे। फिलहाल इतना समझो, आपने RNA DNA का नाम तो सुना ही है, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर इतना समझिए कि ये जो mRNA होता है ना, mRNA, अरे ये RNA का प्रकार है। छींक बहुत आ रही हैं, श्री राम। चलिए, तीसरी लहर और चालू हो गई भाई, कोरोना की है ना, थर्ड वेव। तो ये जो DNA होता है, यह एक अनुलेखन प्रक्रिया के माध्यम से डबल स्ट्रैंड से एक सिंगल स्ट्रैंड बनाता है, ऐसे एक सिंगल श्रृंखला, और इस सिंगल श्रृंखला को हम बोलते हैं mRNA। ठीक है भाई। अब जब ये सिंगल श्रृंखला बनती है तो इस पे भी कोई कौन आते हैं, नाइट्रोजन क्षार आते हैं। अब यहाँ तो आपको दो श्रृंखला दिखाई दे रही है क्योंकि ये DNA, लेकिन mRNA सिंगल श्रृंखला का ही होता है। तो इस पे मान लीजिए ये जो नॉर्मल व्यक्ति था, इसका जो ये बना था GAG वाला, ये mRNA बन गया। अब इस mRNA में जो ये नाइट्रोजन क्षार है ना, ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन जो 3 नाइट्रोजन क्षार का जोड़ा होता है उसे हम एक नाम देते हैं, और उसका नाम है कोडोन। क्या नाम है? कोडोन। और कोडोन की एक विशेषता होती है कि एक कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, या एक अमीनो अम्ल को व्यवस्थित करता है प्रोटीन बनाने के लिए। समझिए आप मेरी बात को। 3 नाइट्रोजन क्षार का ये समूह, जैसे मैं इसको GAG कह रहा हूँ, तो मैं इसे एक कोडोन बोल सकता हूँ। और कोडोन केवल mRNA पे होते हैं, DNA पे नहीं होते भाई। DNA पे तो मैं इसको नाइट्रोजन क्षार बोल के चलूँगा। लेकिन जब ये मेरा ये DNA जब अपना mRNA बनाएगा, तो मान लीजिए उसने ये mRNA बनाया इस टुकड़े ने, तो GAG नाम का mRNA आया। ठीक है। अब ये जो mRNA है वो किसका mRNA? केवल मेरी बीटा ग्लोबिन श्रृंखला बनाने का। क्योंकि मैंने कहा था कि भाई हमारे जो जीन होते हैं वो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, तो ये जीन ही मानो mRNA एक प्रकार के जीन होते हैं। मतलब जो mRNA होता है ना, वही एक लक्षण बनाएगा, क्योंकि एक प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन से आपका कोई विशिष्ट लक्षण बनेगा। तो ये mRNA के पास जो GAG नाम का कोडोन है, इसके पास एक सूचना है, और वो सूचना ये है कि तुझे केवल ग्लूटामिक अम्ल नाम का जो अमीनो अम्ल है वो बनाना है तुझे, या उसको फिक्स करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये GAG कोडोन का काम था। क्या हो गया छोरा? ये GAG नाम के कोडोन का काम था कि भाई तुझे तो केवल ग्लूटामिक अम्ल बनाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, बना देंगे ग्लूटामिक अम्ल। अब ये ग्लूटामिक अम्ल यदि 6वें स्थान पे हो, अब जैसे मान लीजिए कि ग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन था, उसकी जो श्रृंखला थी उसमें राइट क्रम में तो ये था कि जो 6वें स्थान है उसमें कौन सा अम्ल होना चाहिए था? ग्लूटामिक अम्ल। मान लीजिए मेरी RBC का जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो बीटा चेन है, क्योंकि 2 चेन होती हैं, अल्फा और बीटा, तो जो बीटा चेन है उसमें 6वें स्थान पे कौन सा अमीनो प्रेजेंट है? ग्लूटामिक। तो मैं सही हूँ, मतलब मेरा सीक्वेंस बिल्कुल सही है अमीनो अम्ल का, जिससे मेरी ग्लोबिन जो चेन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब हुआ क्या? अब मान लीजिए आगे हो जाए कि कोई उत्परिवर्तन हुआ मेरे DNA में, और उत्परिवर्तन होने से क्या हुआ कि जो ये थाइमीन था, ये CTC, ये थाइमीन चेंज होकर इसके स्थान पर एडेनिन आ गया। क्या आ गया बोलो? एडेनिन आ गया। क्या आया? एडेनिन आया। चलिए साहब, अब इसका जो दूसरी श्रृंखला उससे जुड़ेगा G, A से जुड़ता है हमेशा T, और C से जुड़ता है G, तो GTG ऐसे जुड़ गया। परिवर्तन हो गया है मेरे DNA में, ये सामान्य DNA और ये परिवर्तित DNA। अब परिवर्तन क्या हुआ कि जो ये थाइमीन इस स्थान पे था वो उत्परिवर्तित हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, बिंदु उत्परिवर्तित होके एक प्रतिस्थापन में इसको बोल सकता हूँ, इसके स्थान पर आ गया एडेनिन। थाइमीन के स्थान पर आ गया एडेनिन।
ऊपर है जीटीजी। अब ये मेरा जो डीएनए है जो उत्परिवर्तित हो चुका है, ये अपना फिर एक एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। अब एमआरएनए जब ये बनाएगा ना अपना, तो ये जीटीजी बनना चाहिए था, लेकिन ये टी जो है ना, टी, ये थाइमिन है, और थाइमिन डीएनए के पास होता है, आरएनए के पास इस नाम का कोई क्षार नहीं होता। तो थाइमिन के स्थान पर इस पे होता है यूरेसिल, तो यहाँ जीन बन जाए, जो कोडोन है वो बन जाएगा जीयूजी। देखो मैं नॉर्मल था, जीएजी नाम का कोडोन चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, ग्लूटामिक अम्ल बन रहा है 6वें स्थान पे, मैं नॉर्मल हूँ। लेकिन हुआ क्या कि ये थाइमिन के स्थान पर एडिनिन आ गया मेरे डीएनए क्रम में। तो मेरे डीएनए के क्रम में अचानक बदलाव हो गया ना, और डीएनए के क्रम में होने वाले अचानक बदलाव या परिवर्तन को आप क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन का ये एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो उत्परिवर्तन हो गया। अब उत्परिवर्तन हुआ तो एमआरएनए बना क्या? जीयूजी, क्योंकि यहाँ पे जीएजी तो बन नहीं सकता, ये 6वें स्थान की बात चल रही है। तो जीयूजी तो अलग कोडोन को कोडित करता है, जैसे मैंने कहा था कि भाई एक कोडोन एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित करता है। तो जीएजी तो करता था ग्लूटामिक को, अब 6वें स्थान पर बैठा हुआ है, ये नॉर्मल है। लेकिन अब 6वें ही स्थान पर जीएजी के स्थान पर कौन बन गया? जीयूजी। अब बताओ ये जीयूजी बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि क्षारक्रम चेंज हो गया ना, तो थाइमिन था, और थाइमिन यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, तो यूरेसिल आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, तो अब ये जो जीयूजी होता है ना, इसका भी तो कोई काम होगा। तो ये केवल एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, और उसका काम है कि तू तो भैया वैलिन अम्ल को कोडित कर। कौन? जीयूजी नाम का कोडोन। तो जब 6वें स्थान पर जीयूजी आ गया, तो मेरा जो ग्लूबिन चेन है ना, उसमें 6वें स्थान पर कौन सा अमीनो अम्ल कोडित होगा? वैलिन। कौन सा होगा? वैलिन। नॉर्मल वे में कौन सा होना चाहिए था? ग्लूटामिक, लेकिन अब हो कर रहा है वैलिन। तो वैलिन से क्या होता है, मतलब असामान्य क्रम हो गया ना मेरी ग्लूबिन चेन का, तो उससे वो आपस में सिकुड़ जाती है, और जब वो सिकुड़ती है तो में जो आरबीसी होती है वो बदलकर हंसी जैसी आकृति की हो जाती है। तो यह होता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें लिखा हुआ है कि जीएजी का जीयूजी में प्रतिस्थापन के कारण, जीएजी प्रतिस्थापित हुआ है जीयूजी। अरे जीयूजी जो है ना, जीयूजी उसने जीएजी को प्रतिस्थापित किया कि नहीं किया? बोलो, किया तो है। समझ रहे हैं आप? तो ये बात होती है भाई, समझ गए? तो ये है सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद ये सारे नॉर्मल हैं, आप वंशावली विश्लेषण वगैरह और ये, तो ये आप देख लेना भाई, ठीक है। तो ये आज आपका चैप्टर 5 कंप्लीट। कल से हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ में आपको अर्ली इन द मॉर्निंग भेज दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना भाई इसकी, अभी इसको लर्न करना आप।